अस्सलाम वालेकुम जी। मैं शहनीला फिर से हाजिर हूँ। आज की एपिसोड में जो हम बात करेंगे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट मौजू है। ऑलमोस्ट हम हर घर में ये चीज़ देखते हैं, लेकिन हम देखते हुए भी आंखें बंद रखते हैं। हम सोचते हैं कि ये तो रूटीन की बात है, रूटीन की चीज़ें हैं। अगर आपको अपने हमसाए से भी आवाज़ आ रही होती है तो आप ये सोचते हैं कि ये उनका पर्सनल मैटर है। अगर आप फैमिली में कुछ होते हुए देखते हैं तो आप कहते हैं ये इनका पर्सनल मैटर है, ठीक हो जाएगा, टाइम लगता है एक दूसरे को समझने में, दिस सो मेनी थिंग्स। लेकिन आज हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं वो है डोमेस्टिक वायलेंस, जिसको घरेलू तशद्दुद भी कहते हैं। और घरेलू तशद्दुद सिर्फ मार पीट नहीं, इसकी और भी बहुत सारी किस्में हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस में आती हैं। आज हम इस पे डिटेल में बात करेंगे और इन सब बातों पे डिटेल में बात करने के लिए मेरे साथ हैं हुमैरा अली। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शनीला जी, तो आज हमें हुमैरा बताएंगी कि हमने इस चीज़ को रिकग्नाइज कैसे करना है। अगर किसी के साथ कुछ ऐसा हो रहा है तो उसको रोकना कैसे है और उसमें आपको हेल्प कैसे लेनी है। तो हुमैरा, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो बहुत से लोगों के माइंड में होगा कि व्हाट इज़ डोमेस्टिक वायलेंस, ये होता क्या है? क्योंकि बहुत से लोग इस बारे में बात तो करते हैं बट समटाइम होता है कि एक वर्ड बन के रह जाता है कि जी डोमेस्टिक वायलेंस है, और बहुत से लोग बहुत सी चीज़ों को डोमेस्टिक वायलेंस में ले आते हैं जो कि डोमेस्टिक वायलेंस होती भी नहीं है। तो इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है और किस चीज़ को हम डोमेस्टिक वायलेंस कह सकते हैं? तो डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो है जिस्मानी अजियत और साइकोलॉजिक भी, इमोशनल अब्यूज़ है, फिज़िकल अब्यूज़ है और सेक्सुअल अब्यूज़ और फाइनेंशियल अब्यूज़ में भी डोमेस्टिक वायलेंस जो है जी बिल्कुल आता है। तो इंग्लैंड एंड वेल्स में जो रिकॉर्डेड है, more than one woman is killed every week due to domestic violence। और बहुत सारी ख़वातीन जो हैं वो ख़ुदकशी भी कर रही हैं इसी वजह से, क्योंकि वो घरेलू तशद्दुद का निशाना है। तो घरेलू तशद्दुद जो है वो परपेट्रेट किया जाता है आपके पार्टनर से, या जो आपका एक्स कोई पार्टनर हो, साबिका शौहर, इस मुल्क में हम रहते हैं बॉयफ्रेंड के साथ। बिल्कुल। और अगर आप एक फैमिली के साथ रहते हैं, यानी कि सास के साथ रहते हैं, अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ रहते हैं, और कई दफ़ा ये भी होता है कि अनफॉर्चुनेटली आपकी औलाद भी आप पर तशद्दुद कर सकती है, और वो भी डोमेस्टिक वायलेंस में ही आता है जी। और बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो मौजू है ये इतना बड़ा एक सब्जेक्ट है कि इस पे अगर हम बात शुरू करें तो बात इस पे ख़त्म नहीं होगी। और आज जो कि 2024 है, और बहुत ही नहायत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब भी औरतें जो हैं वो इस जुल्म और सितम का निशाना है। बिल्कुल। हुमैरा, होता क्या है कि जब हम किसी को सुनते हैं कि जी उसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, सबसे पहले आपके माइंड में ये आता है कि हम 2024 में बैठे हैं, मीडिया इतना आगे है, लोगों में इतना शऊर है, कैसे उसने सब बर्दाश्त कर लिया। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में, जो आम लोग हैं उनके दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है। लेकिन मुझे लगता है कि जब ये अब्यूज़ शुरू होता है, सबसे पहले उसको दिमागी अब्यूज़ किया जाता है, यानी उसके अंदर कॉन्फिडेंस ख़त्म किया जाता है, जिसकी वजह से आहिस्ता 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 उसके अंदर ये चीज़ इनग्रेव होना शुरू हो जाती है कि आई एम गुड फॉर नथिंग, मतलब मेरी कोई अहमियत नहीं है, मेरी कोई वक़्त नहीं है, मुझे कुछ पता ही नहीं है। यानी कि वो बच्ची जो अपने घर से बिल्कुल वेल एजुकेटेड आएगी, वेल इन्फॉर्म्ड फैमिली से आएगी, उसको आहिस्ता 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 उसके दिमाग में ये चीज़ डाल दी जाती है कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं आता। उसको हर छोटी छोटी बात पे
उसको कहना कि और तुमने खाना बस ठीक है, सब बनाते हैं ना, तुमने भी बना ही लिया है, सफाई हो रही है तो सब भी तो करते हैं ना, या तुमने घर सजाया हुआ है तो सब औरतें सजाती हैं, यानी उसको अप्रिशिएट नहीं करना। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपने ये बहुत अच्छी बात की है कि वेल एजुकेटेड बैकग्राउंड से भी जी बिल्कुल, औरतें आती हैं, और अक्सर शायद हम सोचते हैं कि घरेलू तशद्दुद सिर्फ अनपढ़ लोगों पर होता है। ये बिल्कुल नहीं है, ये हर क्लास में होता क्लास में होता है, हर बैकग्राउंड के लोगों के साथ हो रहा है। अमीर लोगों के साथ, जो गरीब है, ये नहीं कि सिर्फ जो गरीब लोग हैं उन्हीं के साथ हाँ जी ये हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली हाई क्लास में भी घरेलू तशद्दुद जो है वो पाया जा रहा है। असल घरेलू तशद्दुद का कोई भी रीज़न नहीं होना चाहिए। ये एक कंट्रोलिंग फैक्टर है जो आदमी एग्जर्ट करता है एक औरत के ऊपर जी, ठीक है। यहाँ मतलब बात की जा रही है ख़वातीन के हवाले से जी, क्योंकि ऑल्दो डोमेस्टिक वायलेंस मर्दों पर भी किया जाता है जी बिल्कुल, लेकिन वो फिगर जो है वो बहुत कम है। Studies carried out is mainly by men, domestic violence abuse. जी, और you know there are women that are being murdered every बिल्कुल week. बिल्कुल इस मुल्क में in England and Wales due to domestic violence. बिल्कुल, और खुदारा औरतों को जलील मत करें, उनको मत समझें कि ये वर्थलेस है, क्योंकि वो भी किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की माँ है। बिल्कुल, और उनको इज्जत के साथ उनको रखें। और मेरे ख्याल में एक बहुत जो ज़रूरी चीज़ है, बचपन से मैं कहती हूँ कि अपने बेटों को तालीम दें कि औरत की इज्जत कैसे करना है। हम इस चीज़ के ऊपर बात तो कर सकते हैं, लेकिन हमें एक एग्जाम्पल बनकर अपनी ज़िंदगी जो है वो जीनी है अपने बच्चों के सामने जी, और ताकि हमारे जो बेटे हैं वो ये ना समझें कि हाँ हम औरत को इस तरह ट्रीट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो यही सीखेंगे ना। दे हैव बीन ब्रॉट अप इन एन एनवायरनमेंट जी, where they will feel कि it's okay to do that। फिर हाँ जी, ये भी अपने एक्सपीरियंस में मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस अनफॉर्चुनेटली देखे हैं जहाँ पे जब लड़के एक ऐसी एनवायरनमेंट में पलते हैं जहाँ उन्होंने देखा है अपने बाप को, माँ को पीटते हुए, बिल्कुल, उन्होंने वही सीखा है। फिर वो बड़े होकर वही जुबान, वही हाथ अपनी माँ पर भी चलाते हैं, अपनी बहनों पर भी, बिल्कुल, और जब उनकी शादी होती है फिर अपनी बीवी पर भी। और ये साइकिल जो है ये कंटिन्यू रहेगी। बिल्कुल, इसको ख़त्म होना चाहिए, इसको ख़त्म होना चाहिए। और हमारा हम ये सोचते हैं कि जब आपके घर में बेटे और बेटियां दोनों होते हैं तो हमारा जोर ज़्यादा जो होता है ना वो बेटियों पे होता है कि बेटी को ये सिखा दें उसने अगले घर जाना है, बेटी को ये बता दें कि तुमने बाहर किस तरह से बात करनी है, बेटी को ये सिखा दें कि तुमने बाहर अपने आप को कवर कैसे करना है। लेकिन हम लोग ये नहीं सोचते कि हमने अपने बेटों को ये सिखाना है कि तुमने बाहर हर औरत की इज्जत करनी है। बाहर जो सारी औरतें या घर के अंदर भी हैं तो वो तुम्हारी माँ और बहन की तरह ही हैं, उन्हें उस तरह से रिस्पेक्ट दें। हम लोग ये चीज़ आई थिंक हम समझते हैं कि ये इस चीज़ की कोई वैल्यू नहीं है, बस हम बेटियों पे जोर देते रहते हैं हर वक्त, इसको ये सिखा दें, इसने अगले घर जाना है, इसको बाहर जल्दी घर तुमने वापस आना है, मतलब हमारा जोर सारा यही होता है। जी बिल्कुल, और इस तरह से क्या होता है कि लड़के जो हैं हम समझते हैं शायद वो सीखे सिखाए हैं या इनको कुछ सिखाने की जरूरत नहीं है, ये रात को 12-1 बजे भी आएगा तो कौन सी इसकी कोई इज्जत ले जाए। यानी यही एक हमारी जो एक कल्चर में जो एक सोच है वो यही है कि उनको कुछ नहीं सिखाना। और फिर क्या होता है कि फिर वो अपने दिमाग जब वो देखते हैं कि घर में लड़कियों पे, बहनों पे ये चीज़ ये जोर ज़बरदस्ती है ना कि तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना, ठीक है हम उनको एक अच्छे एटिकेट सिखाएं, वो दैट्स वेरी गुड। लेकिन हम लड़के को कहें कि तुम रात के 12-1 बजे तक भी बाहर रह सकते हो लेकिन लड़की नहीं रह सकती, तो लड़के के माइंड में ऑटोमेटिकली ये चीज़ जाती है
कि मैंने औरत को कंट्रोल करना है, यानी जैसे घर में बाप या माँ उसको कंट्रोल कर रहे हैं, मैंने भी ऐसे ही कंट्रोल करना है। और वो यही एक कंट्रोलिंग जो फैक्टर है वो उनमें इनग्रेव हो जाता है। जी जी बिल्कुल। आई मीन देखें, जब तफरीक की जाती है लड़कों और लड़कियों में, दैट इज़ ऑल्सो ए वेरी डेंजरस पाथ। बिल्कुल। क्योंकि लड़कों को जब हम खुली आज़ादी दे देते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि वो किसी की बेटी के साथ वो गलत हरकत कर सकता है। तो जिस तरह हम लड़कियों को गाइड करते हैं, उसी तरह लड़कों को भी खुदारा गाइड करें, बिल्कुल, ताकि वो बड़े हो करके जिम्मेदार इंसान बन सके और लीडर बन सके। एक फैमिली को उन्होंने चलाना है आगे, और ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और जब हम खुद जिम्मेदार होंगे इस चीज़ के लिए, हम ये जिम्मेदारी बखूबी अपने बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। अब देखें, इतने सारे केसेस जो रूनमा हो रहे हैं यही घरेलू तशद्दुद को लेकर जी, पाकिस्तान में, इंडिया में, हर जगह इस में मुल्क आता है कि इतना तशद्दुद किया जा रहा है औरतों पर। दिस हैज़ टू स्टॉप, डेफिनेटली। you know, this has to stop. And I think one of the reason is जब हम इन चीज़ों को कंडोन करते हैं, रहमदिली से देखते हैं कि ठीक है, अगर आपको आपका शौहर गुस्से में आकर एक थप्पड़ भी मार लेता है तो कोई बात नहीं बेटा, गुस्से में आ गया तो क्या हुआ। ऐसे एडवाइस अपनी बेटियों को देना बंद करें। बिल्कुल। उन्हें अगर देना ही है तो उन्हें इक्विप करें टूल्स के साथ कि उन्होंने अपनी हिफाजत कैसे करनी है। उनको कॉन्फिडेंस दें, उनको एक बहादुर इंसान बनाएं, ताकि वो जब आगे दुनिया में जाए तो वो खुददार बच्ची बनकर अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजार सके। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कॉन्फिडेंस आना बहुत ज़रूरी है। और उनको एक इक्विप करें कि अगर खुदा न खास्ता अगर वो ऐसी सूरत हाल का सामना करती हैं तो वो मदद लें, खामोश ना रहें। और उनकी अपनी ज़िंदगी जो है वो सबसे अहम रखती है, सबसे ज़रूरी, सबसे ज़्यादा ज़रूरी। क्योंकि कहते हैं ना, जब एक दफ़ा हाथ उठ जाता है तो वो फिर उठता रहता है। एब्सोल्युटली, वो अगर कभी ये नहीं कि एक थप्पड़ खा लिया आपने तो अब वो कहे कि मैं नेक्स्ट टाइम ये नहीं करूँगा, उसका वो हौसला खुल गया है। और अच्छा, इसमें एक और बात हुमैरा कि बहुत से लोग जो हैं, बहुत से मर्द जो हैं, जब उनको ये कहा जाए कि आपने क्यों मारा, आपने ऐसा क्यों किया, तो उनका आगे से ये जवाब होता है कि इसकी जुबान की वजह से इसको मार पड़ी, मतलब मैंने इसको इसकी वजह से मारा है जी, और ये शैतान का अमल है। बिल्कुल। देखिए, जब भी कोई अब्यूज़र अब्यूज़ करता है वो कभी भी इस चीज़ को तस्लीम नहीं करेगा कि गलती उसमें है जी। एक अब्यूज़र हमेशा वो दूसरों पर ही उन्हीं को ही, किसी और को जिस पे वो तशद्दुद कर रहा है जी, उसको जिम्मेदार ठहराएगा। बिल्कुल। और इस तरह जैसे मैंने पहले आपसे कहा है कि मुझे तजुर्बा रहा है जी। मैं काम करती थी एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो साउथ ईस्ट एशियन वीमेन को सपोर्ट करती थी, और ऑलमोस्ट एवरी वुमन यूज्ड टू से द सेम थिंग कि उनको यही यकीन दिलाया जाता था कि मारपीट की वजह तुम हो। और इस तरह से वो औरतें ज़हनी मरीज़ बन जाती हैं। बिल्कुल। क्योंकि उनको बार बार इस चीज़ का यकीन दिलाया जाता है कि कमी जो नुक्स है वो उनमें है, उनकी वजह से उनके साथ सब कुछ। अच्छा, एक शादी में रह के एक औरत कैसे आइडेंटिफाई करे कि मुझ पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है? क्योंकि जैसे आपने पहले कहा कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो सिर्फ और सिर्फ हाथ उठाना, थप्पड़ मारना नहीं है। तो एक औरत को कैसे पता लगेगा? क्योंकि बहुत सी औरतों को पता ही नहीं होता है कि हम लोग जो हैं, हम पे ये तशद्दुद हो रहा है। उनको बस थोड़ा सा ये लगता है कि मेरा बंदा सख्त है, मेरा जो खामंद है गुस्से का तेज़ है। उनको सिर्फ यही उनकी माँ भी यही कहती है, उनकी सास भी यही कहती है, सब लोग यही कहते हैं। तो उसको लगता है कि हाँ, इसकी नेचर ऐसी है, मैंने इस नेचर के साथ एडजस्ट करना है। तो आप ये मुझे बताएं कि क्या क्या किस्में होती हैं तशद्दुद की, जिससे
औरत को पता लगे कि नहीं, दिस इज डोमेस्टिक वायलेंस? देखिए, थ्रेट्स करना, फ़ोन चेक करना। फोन, बिल्कुल जी, फ़ोन चेक करना। और क्योंकि वो तो पहला हक समझते हैं ना जी, अपना, बिल्कुल, कि बिल्कुल। शादी हो गई है तो अगर तुम कुछ छुपा नहीं रही हो तो शो मी योर फोन। फ़ोन चेक करना। और जो बीवी के रिश्तेदार हैं उनसे मिलने के लिए के लिए रोकना। राज़ी नहीं होते। क्यों जा रही हो? नहीं जाना। और मैंने नहीं जाना। जी, बिल्कुल। या वो आपके घर भी नहीं आ सकते, ना आप मिलने जा सकते हैं, ना वो ना वो आ आपको सकते हैं। मिलने आ सकते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द साइंस। फिर जो है फाइनेंशियल अब्यूज़, उसमें ये होता है कि औरत को जो ज़रूरी चीज़ें भी हैं जी, उससे रोका जाता जेब है। खर्च नहीं जेब देना। खर्च नहीं देना। और कई बुनियादी। केसेस तो ऐसे हैं कि जहाँ औरत काम भी करती है और उसको मजबूर किया जाता है कि वो अपनी तनख्वाह जो है वो शोहर के हाथ में देती है। और पाकिस्तान में तो ये बहुत ज्यादा है। यहाँ भी हैं कई केसेस, जी, अनफॉर्चुनेटली। पाकिस्तान में तो ये होता है कि वो लाते ही अगर किसी वर्किंग वुमेन को लेके आ रहे हैं तो उनका मेन, कुछ लोगों में हम ये बात करते हैं, कुछ लोगों की जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, वी डोंट से कि सब लोग ऐसे करते हैं। तो उनके माइंड में ये होता है कि अच्छा वर्किंग है तो घर में जो है ना खर्चा बढ़ जाएगा, ये पैसे लाके ये भी हमारे ही हाथ पे रखेगी। बिल्कुल। मतलब उसकी बुनियादी अपनी ज़रूरतें कोई भी नहीं है। हालांकि अल्लाह ताला भी कहते हैं कि औरत, एक मर्द की जिम्मेदारी है, औरत अगर तुमने शादी कर ली है तो उसकी बुनियादी खर्चे उठाना तुम्हारी जिम्मेदारी है। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा दीन तो बहुत ही खूबसूरत मज़हब है और औरत को इतना हक हासिल है, लेकिन ये हक जो है औरत का वो छीना गया बिल्कुल। है। सो मेनी केसेस। सो मैनी केस। और सबसे पहले ये कहा जाता है, आई थिंक हमें यहाँ पे ये चीज़ भी क्लियर करनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि तुम्हारी तो गवाही भी आदी है, तुम्हारी तो पूरी गवाही भी नहीं है, तो तुम्हारी तो बात की कोई वक़्त ही नहीं है। तो इसमें मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि जहाँ पे ये कहा गया था कि 2 औरतों की गवाही रखी जाए, उसमें ये नहीं था कि 2 औरतों ने ही आके गवाही देनी है तो एक मर्द के बराबर गवाही बनेगी। 2 औरतों को गवाही के लिए इसलिए रखा गया था कि अगर फ़र्ज़ कर लें एक औरत जो है वो, उसके बच्चे बीमार हैं, वो अपने बच्चों को लेके बिज़ी है, या वो प्रेग्नेंट है, या उसने अभी विलादत की है, अगर वो इस तरह की चीज़ों में, या उसके हस्बैंड की डेथ हो गई है और वो अपना जो टाइम होता है इद्दत का वो पास करिए, तो उसमें वो गवाही देने के लिए नहीं आ सकती। तो इसलिए 2 औरतें हों गवाह, ताकि दूसरी औरत जो है वो आके गवाही दे सके। ये हम लोगों ने कुरान पाक के तर्जुमे में ये बात बिल्कुल बड़ी वाजिया पड़ी थी। तो जो लोग बहुत ये कह देते हैं कि तुम्हारी तो गवाही भी आदी है तो तुम्हारी तो कोई वक़्त ही नहीं है, तो दैट इज़ रॉन्ग। दे शुड एजुकेट देयर सेल्फ कि ये इस तरह से नहीं है कि आपकी गवाही आदी है, इसकी रीज़न ये थी। जी, अगेन वही चीज़ आ गई ना, कंट्रोलिंग बिहेवियर। कंट्रोलिंग बिहेवियर कि गलत कॉन्टेक्स्ट में दीन को भी इस्तेमाल करना अपने हिसाब से। जी, बिल्कुल, अपने मकसद के लिए, अपने मकसद को पूरा करने के लिए। जी। तो अच्छा, अब इसमें ये हो गया कि एक तो फाइनेंशियल अब्यूज़ हो गया, दूसरा उसका कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्कुल ख़त्म कर देना कि भी यू आर गुड फॉर नथिंग, और तुम्हारे तो हर काम में उसके कीड़े निकालना, जिससे उसको ये फील होना शुरू हो जाए कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। यानी अच्छी खासी सीखी सिखाई बच्ची जो है वो ये सोचने लग जाती है कि मैं जिस चीज़ को भी हाथ लगाऊंगी वो मुझसे ख़राब हो जाएगी, तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। फिर उसको फाइनेंशियल आपने कोई सपोर्ट नहीं करना, और अगर जो वो भी कमा रही है वो भी आप ही ने ले जाना। तो ये 2 चीज़ें हो गई, ठीक है। अब इसके अलावा और क्या क्या होता है? और दूसरा जो है वो है जिनसी हाँ जी, अब्यूज़ बिल्कुल है, जिसे सेक्शुअल अब्यूज़ कहा जाता है। जी। तो अनफॉर्चुनेटली मर्जी के बगैर उसकी, ऑब्वियसली आप जब आप एक मर्द और औरत मियाँ बीवी के रिश्ते में होते हैं, उसमें दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, वो नहीं बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन इसमें एक जो सेक्सुअली अब्यूज़ भी आ जाता है। ये नहीं होता कि आप सेक्सुअली अब्यूज़ किसी बाहर वाले बंदे से ही हो, आप अपने घर में भी होते हैं, अपने हस्बैंड से भी होते हैं।
बहुत से लोगों का तो ये कहना होता है ना कि मेरे निकाह में है, मैं जो मर्जी करूं। मेरा आपसे अगला सवाल था हुमैरा कि इसकी क्या वजह है कि सालों साल औरतें इस सारे तशद्दुद को बर्दाश्त करती रहती हैं। उसमें आया कि वो सेक्सुअल अब्यूज़ हो, आया वो आपकी फ़िज़िकल अब्यूज़ हो या आपका इमोशनल अब्यूज़ हो, वो क्यों बर्दाश्त करती रहती हैं? वो इसलिए बर्दाश्त करती हैं इस यकीन के साथ कि शायद वो बदल जाएगा। और दूसरी बात ये है कि शायद मेरा कोई यकीन नहीं करेगा। अगर मैं किसी से बात करती हूँ तो मेरा कौन यकीन करेगा? मेरा शौहर इतना तालीम याफ्ता, एक खूबसूरत दिखने वाला एक शख्स है और ख़ानदान में उसकी इतनी इज़्ज़त है, और मैं कुछ कहती हूँ तो मेरा तो कोई यकीन नहीं करेगा। तो वो इस बात को तस्लीम कर लेती है कि यही मेरा मुक़द्दर है, और इसलिए वो उसको बर्दाश्त करती है। दूसरी बात ये है कि अगर औरत के बच्चे हैं तो वो अपनी बच्चों की बेहतरी के लिए वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाती जिनकी वजह से बच्चों पर असर हो, उनकी ज़िंदगियों पे असर हो। क्योंकि एक माँ नहीं चाहती कि मेरे बच्चों को उनकी एक कंफर्टेबल लाइफ से उनको उखाड़ा जाए। लेकिन आई थिंक मुझे लगता है हुमैरा कि शायद ये गलत सोच है, क्योंकि वो ये नहीं सोची होती कि जो बच्चे जिस चीज़ से गो थ्रू हो रहे हैं, रोज़ अपने घर में ये सब कुछ होता देखते हैं, उनके जहनों पे क्या असर पड़ रहा है। वो उनको ये लग रहा है कि बाप ऐसे ही होते हैं, और इसमें बहुत सी बच्चियां जो हैं वो शादी से फिर भागती हैं। वो शादी नहीं करना चाहती क्योंकि उनको लगता है खामन ऐसे ही होते हैं, या मैं शादी करके जाऊंगी तो मेरा हस्बैंड भी ऐसा ही होगा। और जो मर्द होते हैं उनके दिमाग, जो बच्चे होते हैं लड़के, उनके माइंड में ये चीज़ इनग्रेव होना शुरू हो जाती है कि हमने भी बड़े होके अपने घर में यही कुछ करना है। आया वो उस वक़्त उस चीज़ को नापसंद कर रहे होते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में ये चीज़ उनके अंदर एक परवरिश का हिस्सा बन जाती है कि औरत को मैंने बड़े होके ऐसे ही ट्रीट करना है। तो वो बच्चों की अच्छाई देखने के बजाय उनको लग रहा होता है कि अगर मैं बाप के साए से निकाल के ले जाऊंगी तो ये फाइनेंशियली, क्योंकि आई थिंक सबसे बड़ा फैक्टर फाइनेंशियली होता है कि मैं निकलूंगी तो फाइनेंशियली कौन सपोर्ट करेगा, बच्चों की स्कूलों की फीस, कॉलेज की, शादियों के खर्चे, ये सब कैसे होंगे। तो शायद वो ये सब कुछ सोच के चुप रहती हैं और सालों साल ये सारा जो वायलेंस है इसको सहती रहती हैं। जी, यही मेन वजह यही है। एंड यू नो इट्स लाइक यू रादर बी विद द डेविल, यू नो। ज़ाहिर है तमाम ज़िंदगी वो इस चीज़ को जो बर्दाश्त करती हैं, वो अगेन वो अपने आप को ज़िम्मेदार ठहराती हैं कि वो ख़ुद एक वजह है फॉर द ट्रीटमेंट। शायद मैंने ही कुछ गलत किया है, बिल्कुल, इसलिए मेरे से ही कुछ ऐसा हो गया, या मेरे से आज खाने में नमक ज़्यादा डल गया, शायद इस वजह से हो गया है। लेकिन आई थिंक ये सब वो मर्द हैं जो बहुत बुज़दिल मर्द होते हैं, जो बाहर अपनी फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल सकते या बाहर कोई किसी को कुछ कह नहीं सकते, और घर आके उनको लगता है कि एक औरत पे मेरा जोर चलता है और मैं इसको कुछ भी कह सकता हूँ, इसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ क्योंकि ये मेरी मलकियत है। जी, दरअसल ये सारा जो सिलसिला ही है ये कंट्रोल की वजह से है, बिल्कुल। क्योंकि उनकी जो आदमी जिम्मेदार हैं डोमेस्टिक वायलेंस के लिए, they actually believe that they are stronger, tougher, and you know they are the real men जो मारपीट करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये सब कुछ हुमैरा हो गया, ठीक है। अब हमें रीजंस भी पता चल गई, या हमें ये भी पता चल गया कि एक मतलब किस तरह का वायलेंस होता है। आपने इस चीज़ को आइडेंटिफाई कैसे करना है कि ये वायलेंस हो रहा है। अब एक औरत इससे निकलना चाहती है, वो सोचती है कि आई हैड इनफ नाउ, बहुत हो गया, मैंने बहुत साल या बहुत महीने या बहुत दिन मैंने ये बर्दाश्त कर लिया, अब मैं इससे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं करूँगी। तो वो क्या करे, कहाँ जाए, किससे बात करे, उसको क्या हेल्प मिल सकती है, या इसका सलूशन क्या हो सकता है? देखिए, बहुत सारी रिसोर्सेज वगैरह
ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस मुल्क में। सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आपकी जान खतरे में है तो आप फ़ौरन 999 डायल करें। यू मस्ट कॉन्टैक्ट द पुलिस इमीडिएटली, क्योंकि आपकी जान बहुत ज़रूरी है। योर लाइफ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। और अगर आप सोच रही हैं कि आपको मशवरा चाहिए कि आप कैसे इस चीज़ से निकल सकती हैं, तो देयर आर मैनी ऑर्गेनाइजेशंस जो मदद कर सकती हैं आपकी। देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड आंचल वुमेन्स एड, रेफ्यूज, नेशनल वुमेन्स एड। तो आप उनसे राजदारी में बात कर सकती हैं और जी, और आपको इंडिपेंडेंट एडवाइस जो है वो मिल सकता है। अच्छा, बहुत सी औरतों को ये भी होता है कि शायद मैं फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं हूँ, मेरे हाथ में कोई पैसे नहीं हैं, मैं इन सब चीज़ों में पढ़ूंगी तो बहुत खर्चा होगा, क्योंकि बहुत से औरतों के माइंड में ये चीज़ भी होती है कि हाउ एम गोना अफोर्ड इट, मैं कैसे अफोर्ड करूँगी। तो इसमें आप मुझे ये बताएं कि इसमें कोई खर्चा भी होता है या ये फ्री एड होती है या किस तरह से होता है, ताकि अगर कोई औरत ये कदम उठाना चाहती है तो उसको इन सब चीज़ों की नॉलेज हो। जी, देखिए, जैसे मैंने कहा है, सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो बात है वो है आपकी ज़िंदगी की। जी बिल्कुल, कि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। जी, और बाकी जो इश्यूज़ हैं वो बाद में डील किए जा सकते हैं थ्रू प्रोफेशनल गाइडेंस एंड एडवाइस लाइक फैमिली लॉ सोलिसिटर्स। और ये है कि पहले आप निकलें कैसी। जी, पहले तो आपने रिपोर्ट करनी है ना, सबसे पहले आपने रिपोर्ट करनी है, पुलिस को रिपोर्ट करनी है, उनको बताना है कि दिस थिंग इज हैपनिंग एंड आई जस्ट वांट टू कम आउट ऑफ इट। तो उसमें सबसे पहले पुलिस क्या हेल्प करती है? देखिए, अगर तो आपकी लाइफ जो है वो डेंजर में है, आपको खतरा है, तो पुलिस को तो फौरन आना चाहिए जी, उसी वक्त, as soon as they can, जी, ताकि आपकी जान जो है वो बच सके। बिल्कुल जी। और अगर आप सोच रहे हैं कि आपने ये कदम उठाना है, you've had it enough, और आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे भी इस चीज़ को विटनेस करें, फॉर द सेक ऑफ योर चिल्ड्रन, उनके मेंटल एंड फिज़िकल वेलबींग के लिए, तो आप, जैसे मैंने ऑर्गेनाइजेशंस का नाम लिया है, आप ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता करें ताकि वो आपको इंडिपेंडेंट एडवाइस जो है वो दे सकें। जी, अच्छा, तो इसमें मतलब इस तरह से कुछ होता है कि लाइक जैसे, क्योंकि हम जो सुनते हैं चीज़ें, देखिए मैं आप, क्योंकि ये सब क्वेश्चंस हर किसी के माइंड में होते हैं। जैसे हम ये सुनते हैं क्योंकि जैसे कि वो अगर एक औरत को एक मर्द से, उसका हस्बैंड हो गया, उसका भाई हो गया, उसका बाप हो गए, जो उसको डोमेस्टिक अब्यूज़ कर रहा है या डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, जान का ख़तरा होता है, तो पुलिस कुछ ऐसा भी करती है कि इतने रेडियस माइल में आप नहीं आ सकते। तो ये भी ऐसी भी कोई चीज़ होती है? जी हाँ जी, वो होते हैं, कोर्ट ऑर्डर्स होते हैं, इंजंक्शंस होते हैं, और बेल कंडीशंस भी होते हैं जो पुलिस आयद करती है परपेट्रेटर्स के ऊपर। तो अगर ऐसा कोई केस होता है तो उस पे अगर दी अब्यूज़र, परपेट्रेटर जो है, अगर उस पे वो अमल ना करे, फिर उससे गिरफ्तार भी किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने ये कोर्ट ऑर्डर तोड़ा है। वो उसी घर में रहना चाहती हैं, वो वहाँ से नहीं जाना चाहती, तो वो उस आदमी को कहेंगे कि भाई तुम अब यहाँ से निकलो और तुम इतने रेडियस माइल में नहीं आ सकते। जी बिल्कुल। कुछ केसेस में होता है कि वो कहती है कि मैं इस घर में रहना ही नहीं चाहती हूँ, गिव मी सम प्रोटेक्टिव प्लेस, जिसका इंफॉर्मेशन जो है वो उस मेल के पास, उस इंसान के पास जो उसको अब्यूज कर रहा होता है उसके पास नहीं होती, ना वो उनको देते हैं कि इनको हमने कहाँ पे मूव कर दिए। लेकिन आई थिंक इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि अगर आपने रिपोर्ट कर दी है, आपने कदम उठा लिया है, अब आप फिर वापस ना आए। मतलब वापस आप, जब आपको पता है कि ये जो मैं ज़िंदगी जी रही थी इतने सालों से, मैंने बहुत कोशिश की, ये मेरा आखिरी कदम था जो मैंने उठाया, क्योंकि समटाइम ये होता है कि फिर वो आपको
इमोशनली ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, फोन्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, रो रो के बताते हैं कि मैं तुम्हें मिस कर रहा हूँ, मैं बस मुझसे बहुत गलती हो गई, मैंने अपना सबक सीख लिया, मैं अब ऐसा कुछ नहीं करूँगा, प्लीज़ तुम वापस आ जाओ, मैं ये कस्में उठाता हूँ, ये कुरान उठाता हूँ, ऐसा करता हूँ, वैसा करता हूँ। तो समटाइम औरतें इस इमोशनल ब्लैकमेल में भी आ जाती हैं जी। और वापस चली जाती हैं और फिर पुलिस को कह देंगी कि मैं अपनी रिपोर्ट वापस ले रही हूँ। फिर क्या होता है कि फिर आपको लगता है कि फिर सारे केसेस में दोबारा वही सब कुछ होना शुरू हो जाता है या कुछ लोग सही भी हो जाते हैं? मेरे एक्सपीरियंस में वो बाज नहीं आते ना, बिकॉज दिस इज़ वन ऑफ द टैक्टिक्स जो वो इस्तेमाल करते हैं। वो थोड़ी देर के लिए रहमदिली दिखाएंगे, रिमोर्स दिखाएंगे, लेकिन फिर वापस फिर वही सब कुछ करने लग जाएंगे। यहाँ इस मुल्क में तो इतनी हेल्प है कि आप अगर इस चीज़ का शिकार हैं तो आपको फाइनेंशियली भी हेल्प किया जा सकता है, क्योंकि इफ़ यू आर सिंगल, फिर आप सिंगल मम हो जाती है ना। जी बिल्कुल, आपने बच्चे अपने पास रखने, आप सिंगल मम हो गई हैं, तो आपको एक फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी, चाहे थोड़ी सी मिले चाहे ज़्यादा मिले, लेकिन आपको एक थोड़ी भी फाइनेंशियल हेल्प मिलेगी जिससे एटलीस्ट आपका खाना पीना चल सकता है। क्योंकि आई थिंक बैक होम हमारे मुल्कों में ये होता है कि औरत की सबसे पहली जो एक डर और जो सबसे पहला उसका एक रीज़न होता है इस तशद्दुद को बर्दाश्त करते रहने का कि मैं निकलूँगी तो मैं कैसे अपने बच्चों को लुक आफ्टर करूँगी या मैं अपना खाना पीना कैसे करूँगी, जिसकी वजह से वो सालों साल ये बर्दाश्त करती रहती है। हाँ जी, आई मीन वी लिव इन अ कंट्री जहाँ पर एक वेलफेयर सिस्टम है, तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होता है जी, वो आपको मिलेगा। अगर आप हकदार हैं तो आप अप्लाई कर सकती हैं बेनिफिट्स वगैरह के लिए। तो इस मुल्क में ये सहूलत है कि आपको, आपके अगर बच्चे हैं तो उनकी मदद की जा सकती है फाइनेंशियली, गवर्नमेंट मदद करेगी आपकी, और सेफ हाउसिंग भी आपको दी जाती है। जी, डोमेस्टिक वायलेंस की में जो आईवी औरतें होती हैं, जाहिर है वो इमोशनली भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती हैं। उनकी कोई काउंसलिंग की जाती है, उनको इस तरह की कोई हेल्प दी जाती है? जी हाँ, एब्सोल्युटली है। जैसे आप अपने जीपी से बात करें, वो आपको रिफ़र कर सकते हैं टॉकिंग थेरेपीज़ के लिए या कोई और साइकोलॉजिकल सपोर्ट वगैरह के लिए। डोमेस्टिक वायलेंस मतलब आपको इमोशनली इतना ज़्यादा स्कैटर्ड कर देता है कि आप उस हद तक पहुंच जाते हैं कि आप उस बंदे का नाम सुन के भी डरते हैं। जी एब्सोल्युटली। आपको ये मतलब चाहे वो आपके इर्द गिर्द ना हो, लेकिन उसका आपके दिमाग में इतना ट्रॉमा होता है, इतना डर बैठ गया होता है कि आप उसका नाम भी सुनते हैं कि आपको लगता है कि वो कहीं आसपास होगा तो आपकी हालत खराब होना शुरू हो जाती है। आप शिवर करने लग जाते हो, आपके माइंड में 100 किस्म की चीज़ें आती हैं कि वो आ जाएगा तो क्या होगा, मैं उसको कैसे सामना करूँगी, मैं कैसे डील करूँगी। मतलब ये एक आप उस मेंटल कंडीशन में पहुँच गए होते हो जो आपके दिलो दिमाग पे वो बंदा इतना हावी हो जाता है। आप देखिए उनके पास कितना, मतलब ये एक मैं कहती हूँ कि किस तरह की चीज़ है कि आप औरत को इस तरह अपने बस में कर लेते हो। यानी आप उसको मार भी रहे हो, आप उसको यूज़ भी कर रहे हो, उसको अब्यूज़ भी कर रहे हो, वो आपके बच्चे भी पाल रही है, वो आपके घर के काम भी कर रही है, सब कुछ कर रही है। अच्छा उमेरा, हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं, जैसे सुनने में आया है, यानी कि सबने ही देखा होगा, पूरी डॉक्यूमेंट्रीज ऐसे केसेस पे बनी हैं जिसमें एक खातून थी, शी इज़ वेरी वेल एजुकेटेड, सोलिसिटर थी वो खुद, और कहते हैं ना सोलिसिटर माशाल्लाह उनको उनका बोलना, उनका आर्गूमेंट्स करना, ये सब हम आम लोगों से कुछ ज़्यादा अच्छा होता है कि दे आर वेल अवेयर होते हैं। तो वो सोलिसिटर थी और उनकी शादी हुई, किसी को वो पहले इस तरह से जान रही थी, किसी कहीं मिली, फिर एक दूसरे को पसंद किया, फिर उनकी शादी हुई, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने ये चीज़ फील करनी शुरू की कि ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग है। अम्मी के घर अकेले नहीं जाना,
मेरे साथ ही जाना है, फलाने कज़न से बात नहीं करनी, सोशल मीडिया बंद कर दो, मेल कज़न को क्यों सोशल मीडिया पे रखा हुआ है। इन छोटी छोटी चीज़ों से उसने उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया। दफ़ा माँ बाप को पता भी होता है कि वो कैसे बिहेव कर रहा है, या तो उसको कवर किया जाता है या रहमदिली से देखा जाता है जी। क्योंकि वो आपकी अपनी औलाद है, उसमें बायस आता है। बिल्कुल। और जाहिर है कोई भी माँ बाप किसी और को तो नहीं कहेगा ना कि हमारा बेटा जो है वही खराब है, वही बुरा सलूक कर रहा है। वो तो कवर करने की कोशिश करेंगे और ये कहेंगे तुमने कुछ किया होगा, हमारा बच्चा तो ऐसा नहीं है। हाँ जी, बिल्कुल। आप इस केस पे थोड़ी सी रोशनी डालनी चाहेंगी कि जिसकी मैंने अभी बात की कि उसको कंट्रोल करना शुरू कर दिया, फिर उसके बाद क्या हुआ? जी, तो जो मैंने मतलब देखा है इस केस के हवाले से जी। कि अगेन उसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मौजूद थे जो एक परपेट्रेटर्स में होते हैं। उसमें फाइनेंशियल अब्यूज़ भी था। बिल्कुल। काफ़ी बड़ी रकम जो थी उसने अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र जी, की थी। ये ऑनलाइन बैंकिंग से उसके अकाउंट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर ली। और फिर वही एक रिमोर्स जो है, रहमदिली, वो दिखाई उसने अपनी बीवी को, और बहुत ही अफसोस के साथ कि उसने उसकी जान ले ली जबकि वो हामला थी उसके बच्चे के साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो एंड पूरा प्लान किया, उसने मंसूबा यही पूरा बनाया हुआ प्लान था किया कि मैं इसको लेके जाऊंगा और फलानी जगह उसको क्लिफ से जाके उसने धक्का दिया। लेकिन मैं कहती हूँ अल्लाह की तरफ से कि वो मरने से पहले एक तो वो बोल गई कि इसने मुझे धक्का दिया है। जी जी, वो गवाही दे सकी थी कि किसने किया है। कहते ना उसको खुद शायद पता था कि मेरे साथ ये होने वाला है। उसने रिपोर्ट भी किया था एक दफ़ा, आपको अगर आपने केस स्टडी किया हो तो उसमें उसने एक दफ़ा रिपोर्ट भी किया है कि मेरे साथ ये हुआ है। जो पुलिस आई थी उससे बात करने के लिए, उसका जो बॉडी कैमरा होता है उसमें रिकॉर्डेड थी उसकी बातें कि वो उसने बताया कि ये इसने मेरे साथ ये चीज़ें करता है। और उसकी माँ उसको बार बार कहती थी, सपोर्ट करती थी कि जस्ट कम आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। अगर देखे ना ये पेरेंट सपोर्ट होती है कि कोई बात नहीं, डिवोर्स हो जाएगी, कोई बात नहीं, हमें तुम्हारी ज़िंदगी सबसे ज़्यादा अजीज़ है। लेकिन उसमें वो फिर भी ये कोशिश कर रही थी कि नहीं, हो सकता है कि हालात बेहतर हो जाए। ठीक है, हम एक तरफ अपने बच्चों को ये भी कहते हैं कि बेटा थोड़ा बर्दाश्त करो, थोड़ा हालात बेहतर करने की कोशिश करो, अंडरस्टैंडिंग नहीं होती तो उसको थोड़ा सा कोशिश करो एक दूसरे को समझने की, लेकिन इसकी भी लिमिटेशंस होनी चाहिए। यानी आपको जहाँ पे ठीक है आप कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जहाँ पे आपको नज़र आए ये सारे पॉइंट कि आपको कंट्रोल किया जा रहा है, आपके फाइनेंशियल आपको यूज़ किया जा रहा है, आपको फिजिकली अब्यूज़ किया जा रहा है, आप पे डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, फिर ये चीज़ें सही नहीं हो सकती हैं। फिर आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। बिल्कुल, देखिए कॉम्प्रोमाइज़ इन घरेलू तशद्दुद में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल, क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द केसेस आदमी नहीं बदलता, वो झूठे वादे करता रहेगा। बिल्कुल। और वापस उसी रवैये पर आ जाता है जो कि उसका असल कैरेक्टर है। और अल्लाह ताला भी यही कहते हैं कि देखें, अल्लाह ताला ने इतना क्लियरली जो है सूरह निसा में हर चीज़ बयान की हुई है कि अगर तुम्हारा एक औरत के साथ गुजारा नहीं हो रहा तो उसके क्या क्या तरीके हैं, तुम उसको डाइवोर्स दे दो। तुम, और उसमें भी ये नहीं कि आपने बस 3 दफ़ा मुंह से निकाली और कर दिया, आप उसके प्रॉपर स्टेजेस बयान की गई हैं। हाँ, हालांकि डिवोर्स जो है वो अल्लाह को नापसंद है। हाँ हो, हमने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिसमें वही माँ बाप जिन्होंने आपको पाल पोस के इतना बड़ा किया होता है, कुछ बनाया होता है, एक मुकाम पे पहुंचाया होता है, वही बच्चे अपने माँ बाप पे तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं। वही बहुएं जब घर आती हैं तो बहू और बेटा मिलके माँ को मार रहे होते हैं। लाइक वी मेंशन्ड कि ये साइकिल है जी, कि अगर उन्होंने इस चीज़ को रहमदिली से अगर देखा है तो वो यही समझेंगे कि ये बिल्कुल ठीक है, और ये रवैया हम औरों पर भी कर सकते हैं। और देखिए बड़े अफसोस के साथ ये है, जो औरतें सारी ज़िंदगी तशद्दुद बर्दाश्त जो करती हैं अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों को एक बेहतर ज़िंदगी
देने के लिए, वही बच्चे फिर बड़े होके वही रवैया अपनी माँओं पर नाउज़ुबिल्लाह करते हैं। बिल्कुल करते हैं। उनको लगता है कि माँ जो सब, हम बार बार वही कहेंगे कि हर बच्चा ऐसा नहीं करता, लेकिन मैक्सिमम यही होता है कि जो उनकी परवरिश में एक चीज़ आ जाती है और उनको लगता है कि औरत को ऐसे ही कंट्रोल करना है, हमारे बाप ने भी ऐसे कंट्रोल किया है, हम भी ऐसे ही कंट्रोल करेंगे और हम आगे से अपनी बीवी को, बच्चों को इसी तरह से कंट्रोल करेंगे और शायद यही सही तरीका है। इस तरीके को, इस साइकिल को हम रोक सकते हैं और रोकने का तरीका यही है कि आपको जब भी लगे कि मेरे साथ इसमें से कुछ भी हो रहा है, हमने आपको अलामात बता दी हैं, हमने आपको ये बता दिया है कि आपने हेल्प कहाँ से लेनी है, हमने आपको ये बता दिया है कि अगर एक दफ़ा हाथ उठेगा तो वो हाथ रुकेगा नहीं। सबसे पहली बात कि हाथ उठा ही क्यों, हाथ नहीं उठना चाहिए। और सिर्फ बात हाथ की नहीं है, इसके अलावा भी आपको सेक्सुअली अब्यूज़, आपको इमोशनली अब्यूज़, आपको कंट्रोलिंग, यानी वो आपका मोबाइल चेक कर सकते हैं लेकिन आप उनके मोबाइल को हाथ नहीं लगा सकते, ये चीज़ें भी होती हैं। जी। तो हमारी आज के प्रोग्राम में यही कोशिश थी कि हम आप लोगों को थोड़ी सी अवेयरनेस दे सकें कि वायलेंस, इस किस्म का वायलेंस जो डोमेस्टिक वायलेंस है, इसकी क्या क्या किस्में हैं, कैसे होता है, क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं हम लोगों, हमने अपने आसपास जो चीज़ें देखी हैं और आपने इस चीज़ से निकलना कैसे है, इसको आइडेंटिफाई कैसे करना। सबसे पहली बात कि आपने इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, और अगर एक दफ़ा ये आइडेंटिफाई हो जाता है तो आपने इसमें से निकलना कैसे है। तो हमारा आज का प्रोग्राम करने का मकसद यही था कि हुमैरा हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकें। इन्होंने बहुत साल, मोर देन 15 ईयर्स जो है इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है जहाँ पे ऐसे केसेस आते हैं, और ये अपने एक्सपीरियंस से हमें बता सकें कि औरतों के दिमाग में क्या कुछ चल रहा होता है या उनके साथ क्या कुछ हुआ होता है और हम लोगों ने आगे से हेल्प कैसे लेनी है। तो हमारे आज के प्रोग्राम का यही मौजू था और यही मकसद था कि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुंचा सकें। और हुमैरा, आपका आने का बहुत 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 शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, आप आईं और आपने ये इन्फॉर्मेशन दी ताकि जो लोग इस चीज़ से गुज़र रहे हैं उनको पता चल सके कि हमने आगे क्या करना है। थैंक यू सो मच। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया शनीला। तो इंशाल्लाह इसी तरह हम लोग फिर एक नए मौजू के साथ मैं दोबारा से हाजिर होंगी। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।